नमस्कार मित्रों। आज तो मैं हूँ देहरादून में। जागरण संवादी का एक कार्यक्रम था। हमारे मित्र अनंत विजय, उन्होंने याद किया हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरा होने पर। यह बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ, चर्चा हुई उसी देहरादून के सुहाने मौसम में बैठे हुए हैं, लेकिन काम तो करना ही है। और बड़ी खबर आई दुनिया के दूसरे छोर से। वो आई कि एलन मस्क साहब हैं, जो 1.2 ट्रिलियन डॉलर के मालिक हो गए, खरबपति हो गए। और ये जो आंकड़ा है वो अकेले आदमी है जिनके पास इतना पैसा है, 1.2 ट्रिलियन डॉलर। इसकी जीरो मुझसे मत पूछिएगा, मुझे समझ नहीं आएगी कि कितनी जीरो है। वो जीरो अभी बताएंगे कि क्या है। तो ये सारी बात हो रही है और हिंदुस्तान में बहस हो रही थी कि भाई जो हिंदुस्तान की 1% आबादी है, उसके पास हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा बड़ा पैसा, इकोनॉमी, हिस्सा, ताकत, असेट्स वो उनके पास है। और जो 90% लोग हैं उनके पास वो 10% भी असेट्स नहीं है। तो ये जो 1% की लड़ाई है दुनिया में, वो अमीरों में हो, वो राजनीति में हो, वो दुनिया के किसी क्षेत्र में हो। और एलन मस्क साहब को समझ रहे हैं, 1.2 ट्रिलियन डॉलर बोल रहा हूं तो उसके नीचे जो लोग हैं वो कहां पर है, उसके बाद वाला नंबर वो भी हमें याद नहीं रहेगा। अब क्या उदाहरण दूं मैं, वो लता मंगेशकर हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, जो भी आप समझे। लेकिन ये 1% का जो क्लब है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और सारी दुनिया इस पर लड़ रही है। इसकी लड़ाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लड़ी जा रही है। तो पहले तो ये इतना बड़ा मसला था, तो हमने कहा इस पर जो बात करें ज़ीरोस पर भी। हमारे मित्र नीरज वाजपेयी जी, जो बिज़नेस, बॉलीवुड और वाजपेयी जी का जो शो हम लोग करते हैं, उनको समझ में आती है कि ये ज़ीरोज़ का खेल क्या है। और वहाँ वो मुंबई में बैठे रहते हैं। भले ही उनके एलन मस्क से जो नीचे वाले लोग हैं, थोड़ा-सा नीचे हों, लेकिन वो उनके मित्र। तो हमने कहा इस पर ही कुछ बात की जाए, समझा जाए। सर, स्वागत है आपका। देखिए, मैं बड़ा सोच समझ के बड़ी ज़ोर से, एक तो देहरादून में बैठा था, दिल्ली और हुँ, मुंबई में भी नहीं था। वैसे देहरादून भी बहुत अमीरों का शहर है, हुँ, आपको बताऊँ। ये बहुत बड़ा रिच सिटीज़ में से है। लेकिन मैं काफ़ी देर 15 मिनट सोचा कि ये ट्रिलियन को कैसे बोलते हैं और खरबपति क्या होता है। हुँ। पहले तो मुझे ये समझाइए होता क्या है खरबपति? कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे? ज़ीरो आप चाहें कितने भी, वो मेरे पास भी हैं, बस उसके आगे वाला एक नहीं है। नमस्कार सर। हाँ, ट्रिलियन बोलते समय ज़बान लड़खड़ाती है। और पिछले 2-3 दिन से हम लोग बहुत बार बोल रहे हैं कि इलॉन मस्क अब जो है ट्रिलियनेयर हो गए हैं साहब, ट्रिलियनर। खरबपति। मतलब आप उसको कल्पना करके सोच लीजिए, ज़ीरो जान के क्या करेंगे? जब आपके पास 1 नहीं तो आप ज़ीरो जान के क्या करेंगे? गौरव वल्लभ जी को ही नहीं नहीं, पता था कि कितने मेरे ज़ीरो हैं। पास सिर्फ एक ही तो नहीं है आगे वाला, बाकी ज़ीरोज़ हमारे पास भी कम नहीं है। वो उसी एक की तो लड़ाई है सर। हाँ, तो ये लड़ाई जो सिर्फ 1% 1% है, ज़ीरो सबके पास है, 1 ज़ीरो मेरे पास भी है। लड़ाई एक की है, 1%। एक दे दो मुझे, काम हो जाए मेरा, ज़ीरो तो मैं लगा लूँगा। तो बिलियंस के बाद आता है ट्रिलियंस, अरबपति के बाद खरबपति, फिर पद्मपति, फिर शंखपति, पता नहीं क्या-क्या ओहो! कहाँ तक बस, जाते हैं। तो ट्रिलियनेयर की ये जो लड़ाई है ना विजय जी, मैं इसमें एक आपको पहले एक छोटी-सी कहानी सुनाऊँगा, फिर इस पर हम चलेंगे। मुझे भी किसी ने सुनाई, किसी शिक्षक ने, कि धन या संपदा या रिसोर्सेज़ जिनकी है, उसकी महत्ता क्या है। तो अ, प्रभु विष्णु जी जो है अपने जो है बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इस शब्द को दुनिया में सब हमारा ही नाम लेते हैं, हमारे नाम से दुनिया चलती है, हरि हरि सब लोग करते रहते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा ये भ्रम है आपको, मेरे नाम से चलते लोग। अरे बोले क्या बात कर रही हैं आप? बोले चलो अच्छा वाह! ट्राई करते हैं। हुँ, हुँ। तो विष्णु जी आए नीचे और उन्होंने एक सेठ जी के यहाँ बोला कि मैं कथा करता हूँ, मैं भागवत कथा करूँगा आपके यहाँ। भगवत बोले अरे कथा स्वामी की। बिल्कुल, मतलब आइए। तो गए वहाँ पे, बढ़िया सब दरबार सजा और कथा चलने लगी। लक्ष्मी जी ने एक भिक्षुक का वेश रखा और एक महिला के यहाँ गई, बोला मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाना खिला दो। उसने कहा मेरे को जाना है वहाँ कथा सुनने, सेठ जी के यहाँ कथा हो रही है और आप चलो खैर आप आ ही गई तो चलिए थोड़ा-सा कुछ ले लीजिए, जाइए, खाइए। तो जिस पात्र में उनको खाना दिया, खाना खाने के बाद देखा वो पात्र सोने का हो गया। अरे! वो तो एकदम मेस्मराइज़्ड। तो उन्होंने अपने मेस्मराइज़्ड हो पड़ोसी को बताया कि जो ये आई हैं इनको अगर आप खाना जिस भी पात्र में खाना दो वो सोने का हो जाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा भेजो, उन्होंने अपने घर में बुलाया तो उन्होंने पूरा थाली सजा के दी, वो सब सोने की हो गई।
अब ये बात फैलने लगी पूरे शहर में कि भैया उनको वो जो भिक्षुक महिला है उसको खाना खिलाओ, सब बर्तन सोने को जाते हैं। बर्तन सोने के हो जाएंगे तो सब लोग ये बात पहुंच गई सेठ जी तक कि ऐसा हो रहा है। सेठ जी ने कहा प्रभु हो गई कथा, थैंक यू। आज की कथा पूरी। अब आप आपकी कथा समाप्त हुई, आप चलें। अब हम लोग मान लिया कथा हो गई, हम्म, तो उनको भी लेके आना है क्योंकि उनको भी धन चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पे है कि पूरी दुनिया लक्ष्मी। की पूरी जो समाज है, चाहे भारत का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, हर व्यक्ति संसाधन और रिसोर्सेस हासिल करना चाहता है क्योंकि उसको वो 1% क्लब में शामिल होना है। शामिल होना बड़ी एक बात है। परसेंट का जो एलीट क्लब है एलीट उसमें क्लब। पहुंचने की जद्दोजहद चल रही है सबकी, जो जिस लेवल से कोशिश कर सकता है। तो वो चाहे अमेरिका के समाज हो, चाहे भारत के समाज हो। और वो हमको लगता है कि भारतीय मानवीय समाज की संरचना ही ऐसी बनी है कि वो पिरामिड की तरीके से है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वो कम होता जाता है और एकदम क्लिफ पे 1% लोग होते हैं, बाकी अकेला हो सब जाता है। नीचे वो गिरे रहते वाजपेयी जी की कविता है ना कि पहाड़ पर अकेला होता है आदमी, शिखर पर। हैं। एग्जैक्टली, वो शिखर पे अकेला ही होता है लेकिन वो जाना वहीं चाहता है, तो पहुंचना एलन मस्क उसको वहीं। साहब को समझ नहीं आया, वाजपेयी जी की कविता समझ लेते। उन्होंने बहुत पहले समझ ली, इसलिए वो 1% क्लब पे पहुंच गए कि अब मैं यहां से पूरी दुनिया को देखूंगा। तो ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अपने देश में हो, कहीं पे भी हो, हर प्रकार से लोग उस पे काबिज रहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और जो हासिल कर लेते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसको और बड़ा करने का प्रयास निरंतर चलता रहता है। तो चाहे वो इलान मस्क हो, और चाहे भारत के उद्योगपति हो, चाहे सऊदी अरब के हो, चाहे ईरान के हो, सब जगह यही चल रहा है। तो एक तो ये समझाइए कि भारत के जो उद्योगपति हैं, उनमें से ट्रम्प साहब के और 1% क्लब से हम कितने दूर बैठे हुए हैं, पहली बात। और फिर बहुत हम बात करेंगे कि भारत के जो 1% है, उनका क्या हाल है? बहुत दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर है। हमारे यहाँ मतलब हम लोग एशिया में रिचेस्ट हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी एशिया के रिचेस्ट हैं, अडानी जी रिचेस्ट में से आते हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट हैं। आगे पीछे वो लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन इलान मस्क के कंपैरिजन में तो बहुत नीचे है। वो 1 ट्रिलियन है, हम लोग अभी 200 बिलियन डॉलर ही शायद हों। तो फर्स्ट और नीचे, मतलब वहां पहले और सेकंड के बीच का एक गैप बहुत बड़ा है। तो उसके अच्छा, तो बहुत नीचे आते, तो अच्छा वहां से कंपैरिजन। तो ज़्यादा फ़र्क होता है आप ये क्या सोचिए कि बिलियन? आपके देश की जीडीपी है 4.5 ट्रिलियन और वो अकेला आदमी है 1 ट्रिलियन, 25%। मतलब 25% जो इकोनॉमी है भारत की हमारी, वो जीडीपी एलन मस्क साहब के पास, जीडीपी जो है। बोल, हाँ। तो ये तो मतलब कंपैरिजन, तुलना मत करिए, वो खाली सोच के खुश हो जाइए। इससे ज्यादा आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अब बताइए हाँ, सीरियस नोट पर हमें बात एक हाँ, और, ये तो बड़ी वैसे बड़ी बात है कि ठीक है एलन मस्क साहब ने जो कर लिया वो कर लिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि बिलियन से ट्रिलियन इतना दूर होता है। हाँ, अब आप बता रहे हैं तो मान लिया। लेकिन ये जो 1% इकोनॉमी है, 1% जो लोग हैं हिंदुस्तान का, जो 1% क्लब है, ये हाँ, बनता कैसे है? और ये क्या सही बात है कि भाई 50% से ज़्यादा जो हमारे एसेट्स हैं या जो भी कुछ है, इससे प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो हाँ। 1% लोगों के पास है? और उससे ये देश की हालत सुधरती है कि बिगड़ती है? देखिए, एक डेटा हमारे पास था जो आप कह सकते हैं साल भर पुराना होगा, क्योंकि हुँ, इस तरह के डेटा हमेशा लैग से आता है, तो मैं उसको ही मान लेता हूँ। साल डेढ़ साल पुराना जो डेटा था कि 90% लोगों की भारत में आमदनी 2 लाख या उससे कम है। सालाना? जी, अरे महीने की बात करें आप, मतलब सालाना की बात नहीं, की अब गई है। आपने एलन मस्क की बात कर ली तो उसमें नहीं नहीं, अब उतर आइए, हम नीचे आ जाइए और इधर। नहीं, और 2 लाख भी रुपयों में बता रहे होंगे आप, डॉलर्स में रुपए तो में, नहीं रुपए बता में, हाँ, डॉलर में नहीं सर, रुपए में। 2 लाख डॉलर तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएंगे। रहे। 90% लोगों की आमदनी 2 लाख रुपए साल से कम की है। उसके बाद 91 से 98 तक जो लोग हैं उनकी आमदनी 2 से 15 लाख रुपए साल के बीच की है। बाकी जो 2% है वो 15 लाख एंड एबव, फिर वो आप चाहे जहां बिलियंस में ले जाइए 50 वहां लाख तक। तक का लोग, तो 2%। मोटे तौर पे अगर आप मान के चलेंगे, दो, आप इनकम टैक्स का डेटा देख लीजिए, एकदम लेटेस्ट डेटा देखिए कि फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग अलग चीज है, टैक्स पे करना अलग चीज है। तो 2% लोग आप मोटे मोटे तौर मान लो कि यहाँ पे भारत में 15 लाख से ऊपर कमाते हैं। उससे नीचे सब उसके कम ही कमाते हैं, 90% तो 2 ही लाख कमाते हैं। तो ये कहना बड़ा सेफ है कि
50% से ज्यादा का एसेट 2% लोगों के पास है। एकदम सेफ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं कहने में। इससे नफा होता है कि नुकसान? देखिए, ये एक यूटोपिया कल्पना हो सकती है कि सब लोग ऐसे ही बराबर बराबर कमाने लगे या थोड़ा बहुत 19-20 कमाए, ये यूटोपिया है, कभी नहीं होता ये। हाँ, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन भी बुरा होता है कि अब लेकिन खाई एक तो बढ़ती है ना, खाई जब बढ़ती है तो बहुत नुकसान ज्यादा होता बढ़ती है। इवन यूएस में भी यही है, वहां पे भी 2% लोग ही 60% एसेट पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो चूंकि वो वहां का लेवल अलग है, तो उसी हिसाब से वहां मान लीजिए, वहां पे आपने मान लिया कि वहां पे $30,000 की है। पर वो उनको कैपिटा मान जीने लिया। की जद्दोजहद नहीं होती ना, शायद इस वजह से वो हाँ, तो वहां पे दूसरा है कंपेरिजन, लेकिन गैप वहां पे भी उतना ही है जितना हमारे यहाँ है। लेकिन वो चूंकि बेसिक्स में हमसे बहुत ऊपर है, तो वहां के लोगों की समस्याएं अलग तरह की होती है। तो बहुत ज्यादा जब कंसंट्रेशन होता है तब दिक्कत होती है कि भाई हमारे पास बेसिक कम्युनिटीज के लिए पैसा नहीं है और कहीं पे बहुत इफरात पैसा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके शो से पहले एक रील देख रहा था, उस रील में लोग दिखा रहे थे कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है, कि एक जगह पानी के लिए लाइन लगी हुई है, घड़े लेके लोग पानी भर, एक आदमी स्विमिंग पूल में पैर डाल के बैठा हुआ है। एक ही ट्रेन में, एक ही ट्रेन जो जा रही है उसमें स्लीपर या जनरल क्लास में लोग गेट पे लटके हुए हैं और इधर सेकंड एसी में आदमी तकिया लगा के सो रहा है, सेम ट्रेन में। और तो फर्स्ट इस एसी वो है तो उसमें जा भी नहीं सकते देखने की वो सो रहा है कि नहीं सो रहा है। सेकंड में भी आप बाहर से ही देखेंगे, एंट्री नहीं है। सो ये विडंबना है कि आप उसको देखिएगा एक ही ट्रेन में, आज की तारीख में भी है। तो इसलिए कई बार होता है कि पैसे क्यों जरूरी हैं आपके जीवन में, और आप ये जितनी अनोमली बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा दिक्कतें बढ़ती है कि बेसिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा अगर आप ना कल्पना करें तो पानी आपको साफ पीने को मिल जाए तीनों टाइम, आपको अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल जाए, अच्छी एजुकेशन मिल जाए, ये बेसिक्स भी गड़बड़ाने लगती जब एसेट्स का बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है कि फर्क इधर से उधर पैसा जाता है, ये होता है। लेकिन ये सदा सर्वदा काल से होता रहा है, बैलेंस बना रहे तब तो ठीक है। देखिए, लीडरशिप की जब बात होती है ना, लीडर मतलब नेताओं से मत समझिएगा। समाज हमेशा लीडर का मतलब ये होता है कि एक आदमी उसमें लीड करता है, 9 आदमी उसके अंडर में होते हैं, और यही हर वो जगह एक्चुअली फार्मूला है। लीडरशिप होती है 1%। ये है एलीट एग्जैक्टली, क्लब। वन वही परसेंट एलीट क्लब है क्या? 1% का लीडरशिप है। वो लीडरशिप बिजनेस की हो, पॉलिटिक्स की हो, आ, किसी और एंटरप्रेन्योरशिप की हो, या इवन आप कवि हैं, लेखक हैं, फिल्मकार हैं, किसी भी चीज से 1% क्लब में एंट्री वो आपको हमारे मिलती है। सारे मित्र लोग भी तो आजकल टीवी पर नंबर 1 क्लब के लिए लगे रहते हैं ना, हर चीज में नंबर सब 1 वो होता है। हर चीज में नंबर 1 बनना है तो वो उसी क्लब में आपको जाना है। तो वो सारी लड़ाई इसीलिए चलती है क्योंकि वहीं पे सर्व सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो पूरी लड़ाई इसी की चल रही है पूरी दुनिया में। लेकिन सोशल सिस्टम को देखें तो क्या जो हमारा 1% का इकोनॉमी वाला क्लब है, एलीट क्लब जो हाँ, है, पैसे वाला जो क्लब है, हम्म। उसमें सरकार की कृपा का बड़ा हिस्सा है? हमेशा से रहता है। हुँ, हुँ। आलोचना के तौर पे सरकार की कृपा का जब बात होती है तो आज के दौर में 2 इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम ले लिए जाते हैं जो राइम करते हैं। जी। किस दौर में ये नहीं था, किस देश में ये नहीं था? हर दौर, हर देश, हर काल में ये चीजें थी, क्योंकि सरकार ही तो तय करेगी कि व्यापार आपके देश का कैसे बढ़ेगा। ये काम सरकारों का है। इवन आप देखिए, इसका बड़ी अच्छी आपको मैं बात बताता हूं। अमेरिका में ट्रम्प साहब जो हैं, वो उन्होंने कंपनियों में स्टेक खरीदे हैं। हम लोग यहाँ कहते हैं सरकार को बिजनेस से बाहर होना चाहिए, सरकार का बिजनेस करना नहीं है। अमेरिका खुद स्टेक खरीद रहा है कंपनियों में, इंटेल में खरीदा उसने, और इंटेल का शेयर 25 गुना हो गया। हुँ, हुँ। वो अभी कह रहे हैं कि जितनी भी ये टेक कंपनीज हैं, चिप कंपनीज हैं, इनमें हिस्सेदारी खरीदेंगे हम। अभी तो हम उल्टे चल रहे हैं, हमारी जो सरकार की कंपनियाँ उन्हीं में शेयर दूसरों को देकर थोड़ा-सा कुछ ठीक कर रहे हैं। तो ये बता रहा ना कि ये सरकार का जो प्रशय है पॉलिसी लेवल पे, ये हमेशा हर काल में रहा है। कौन उसका ज्यादा फायदा उठा लेता है या उठाने दिया जाता है, दोनों परिस्थितियां बनती हैं, हमेशा हर काल में बनती हैं। तो मुझे लगता है कि ये आलोचना को दूसरे तरीके से देखना चाहिए। अडानी अंबानी का नाम लेके इस समय खूब आलोचना होती है कि भाई उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला, अलग अलग तरीकों से मिला। लेकिन यही बात तो हर जगह लागू हो रही है। चाइना में भी सरकारी प्रेशर से ही सारी कंपनियां बनी हैं, वहां ज्यादातर कंपनियां सरकारी हैं जो ग्रो करके गई हैं।
वहां की पूरी ग्रोथ स्टोरी पब्लिक कंपनीज के थ्रू हुई है, प्राइवेट की बजाय। तो अब मॉडल कौन सा खराब है, कौन सा अच्छा है? नहीं तो फिर जब सरकार की चाइना में फिर आपने तो ये बड़ा झगड़े वाला काम कर दिया। जब चाइना में सरकारी कंपनियाँ सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमा रही हैं और चाइना दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से इकोनॉमी की दृष्टि से, तो फिर राइट। भारत में हम क्यों सरकारी कंपनियों को बंद कर रहे हैं? हम तो उल्टे कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं जो पीएसयू शुरू की गई थी। अब मैं नेहरू जी का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो फिर वहीं से शुरू होगी बहस। एक्चुअली मैं हम लोग उस पर जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो हुँ, पॉलिटिकल बहस होने लगती है कि नेहरू जी से जी, पता नहीं कहाँ शुरू होती है। जी। कॉन्टेक्स्ट अब ये है, मूल प्रश्न ये है कि चाइना ने सरकारी कंपनियों से ग्रोथ करके दिखाया कि हुँ, पीएसयू कितना बढ़िया काम कर सकती है। वहां की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटो कंपनी सरकारी है, शंघाई जी, मोटर कॉर्पोरेशन। और हमारे यहाँ कोई सरकारी कंपनी नहीं, एक जो थी उसको बेच बाच के हमने प्राइवेट कर दिया, मारुति का जो हिस्सा था वो बेच दिया जी, हमने। भेज दिया। हमको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिस सिस्टम को हम रन कर रहे हैं, वहां पे समस्या है। आपकी बीएसएनएल खराब हो जाती है, ऑटो कंपनी आप चला नहीं पाते हैं, या जितनी सरकारी कंपनियां सब बहुत ही लचर प्रदर्शन करती हैं। आपकी जो तेल कंपनियां हैं, जिन ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसी, इतनी सुंदर कंपनियां हैं, लेकिन वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती जितना उनको करना चाहिए। ओएनजीसी का ऑयल प्रोडक्शन दरअसल गिर रहा है। वो नई खोज पता नहीं कब उन्होंने की थी, मुझे तो याद नहीं आता, हो सकता है उन लोगों को याद हो। तो हमारे क्यों नहीं कर पाती, एक बहुत ही यक्ष प्रश्न है। तो इसका जवाब मैंने आपके शो में कई बार दिया कि 1985 से फिर आप कल्पना करिए कि वहां क्यों हुआ और हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ। वी आर रनिंग ए पॉलिटिकल सिस्टम विच इज नॉट फ्यूलिंग द ग्रोथ। ये पॉलिटिकल सिस्टम हमारा, हमको लगता प्रॉब्लम है कि एक जगह काम हो रहा है, दूसरी जगह नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, तो क्या यही मैं लोग नहीं समझना अच्छे? चाहता हूँ कि जब आपने चीन की बात कर ली कि वहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के हाँ, पीएसयू जो हैं, सरकारी कंपनियाँ हैं, जब वो मुनाफ़ा कमा रही हैं और देश को भी आगे बढ़ा रही हैं एग्जैक्टली। और हमने तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एक तरह से बंद ही कर दिए सब पीएसयूज़ को। बंद कर दिया और आगे कर भी रहे हैं। हाँ, मतलब जो कर बच भी गए रहे, वो हो सरकार जाएँगे। खुद ही कहती है कि हमारा हमारे काम बिजनेस करना नहीं है। कॉन्सेप्ट में ये आ गया, हमारे यहाँ ये चलता है कि सरकार का काम बिज़नेस करना नहीं है। राइट। ये बट इसी को मैं कह रहा हूँ, जब चाइना में हो रहा क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं हम लोग एक गलत पॉलिटिकल सिस्टम के तहत बिजनेस रन करते हैं। हमारी राजनीतिक सिस्टम में दोष है कि हमारी कंपनियां परफॉर्म नहीं कर पा रही, जबकि इतनी बढ़िया कंपनियां थी। तरह तरह की आलोचनाएं होती हैं कि साहब टेलीकॉम बीएसएनएल के खिलाफ काम किया गया, इसलिए बीएसएनएल की हालत ये है। अब मैं इसमें किसी पर पर्टिकुलर गवर्नमेंट की हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो एज ए पॉलिटिकल सिस्टम अपने यहाँ बात कर रहे हैं। क्या हम ओवर डेमोक्रेसी के शिकार हैं? हर आदमी को डेमोक्रेसी में का मतलब शायद पता नहीं होगा कि हम ओवर डेमोक्रेसी के शिकार हैं, कि हमारी सरकारी कंपनियां काम ही नहीं कर पा रही हैं और बगल के देश में धूम मचाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तो उसमें प्रॉब्लम है ना सिस्टम में, ये नहीं, सोचना है। सिस्टम में ये प्रॉब्लम भी तो हो सकती है, अब वो सब आपके मित्र हैं, डेमोक्रेसी और सरकारी कंपनियाँ काम नहीं कर पा रही या हम्म, इस तरह से आप डिज़ाइन कर रहे हैं कि वो सरकारी कंपनियाँ एक बेस बना दें और उसका फ़ायदा आपके मित्र उठाएँ। तो मैं वही मैं तो कह साफ रहा हूँ, सीधे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं बिल्कुल सीधा कह रहा हूँ कि हुँ, हमारा जो सिस्टम हम लोग सरकारी कंपनियों को रन करने का है, उसमें तो ये प्रॉब्लम दिख रही है ना कि हमारी कंपनी क्यों नहीं ग्रो कर पा रही। हम उनको बढ़ने नहीं देते, या हम उनकी कीमत पर दूसरों को बढ़ने देते हैं। एब्सोल्युटली राइट क्वेश्चन। एयर इंडिया हम नहीं चला पाए, हमने बेच दिया। अब उसको टाटा जी चला के दिखा देंगे आपको। रुकिए भी आप 5 साल बाद फर्स्ट क्लास एयरलाइन चलेगी, हम नहीं चला पाए। तो प्रॉब्लम तो हमारे सिस्टम में है ना कि हम चला ही नहीं पा रहे हैं उसको। और जब बिल्कुल बेकार हो जाती तो हम उसको बेच देते हैं, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो ये सोचने की जरूरत है कि हम कैसे बिजनेसेस को रन करते हैं, कितने ईमानदारी से उनको रन करना चाहते हैं और क्यों नहीं हो पा रही वो। ये सवाल हर को पूछना चाहिए अपने आप से कि वही एक, अभी देखिए ऑयल कंपनी क्यों तीन ही आपके पास है, क्योंकि ये इतना बड़ा बिजनेस, इसमें कोई उतर नहीं पा रहा है। ठीक है, इसलिए आपकी ये मोनोपोली है तीन ऑयल ऑयल मार्केटिंग कंपनी उसकी। अदरवाइज तो इसमें जैसे रिलायंस आ गए हैं, थोड़ा नया आ गया, लेकिन बहुत छोटे हैं इनके कंपैरिजन छोटा में, है। उतना हुँ, हुँ। एक्सपैंड नहीं कर पाए हैं। तो ये कंपनी कर रही है, लेकिन आज भी ये कंपनियां जो बेयर कर रही हैं, अभी बताइए कि उनको पेट्रोल के दाम बढ़ाने चाहिए नहीं बढ़ाने चाहिए, इस पर लेकर के पिछले 1.5 महीने से हम लोगों ने कितनी डिबेट कर डाली।
उनको क्यों नहीं ये फ्री हैंड दिया जा रहा है कि वो अपने हिसाब से अपना काम तय करें? अगर वो फ्री हैंड होगा तो पेट्रोल का दाम कम भी करेंगे। हाँ, क्योंकि सिस्टम बिजनेस चलाना है, उनको पेट्रोल बेचना है, तो कम भी करना ही पड़ेगा उनको। अरे वो करेंगे, क्यों नहीं कम करेंगे वो? मैंने आपको बताया कि वो कम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो तो टैक्स का कंपोनेंट उसमें इतना ज्यादा है ना, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं वो। कंपनियों को दोष देने से थोड़ी कुछ होगा, वो किस तरह काम कर पा रहे हैं आप बताइए। आप कभी सोच के देखिए, ये एक बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बता रहा हूं आपको। मैं ऐसे बैठे सोचता रहता हूं, मेरे पास इसके खिलाफ कोई तथ्य नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी से रिटायर हुआ कोई भी बंदा आपको कभी इंटरव्यू देने के लिए नहीं मिलेगा। सुना है आपने कि ओएमसी का 10 चेयरमैन रिटायर हो चुके हैं? एक आर.एस. शर्मा जी खाली, जो गुरुग्राम में रहते थे, वो बेचारे कभी कभी बात करते, कोई बात नहीं करता आपसे, किसी मीडिया से बात नहीं करते, पॉडकास्ट करने नहीं आते। क्यों नहीं आते आप? क्योंकि उनको इतना कुछ मालूम है सिस्टम के बारे में, गलती से मुंह से निकल जाएगा, तो क्यों बात करें? किताब लिख देंगे बहुत बहुत ज्यादा अगर मन किया तो। ये दिखाता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीडरशिप, हम एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम में रन कर रहे हैं जहां पे कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है। तो हम दोष क्यों दें उन कंपनियों को? इसलिए हमारे 1% क्लब का विस्तार नहीं हो पा रहा है। बस उसमें एंट्री 1% सबको चाहिए। 1% क्लब में तो विस्तार करना ही नहीं, जो लोग 1% क्लब में पहुंच जाते हैं वो भी तो नहीं आने देते ना उनको। वो नहीं सारा देखिए, तंत्र लोग इस तरह से चलता है। तंत्र, लोग प्रयास कर रहे हैं ना। आप देखिए जी। राजनीति में जो हो रहा है, हर जगह सिर्फ उस 1% क्लब में अपनी मेंबरशिप बनाए रखने की लड़ाई चल रही है। तो चलिए अब मुझे बताइए, आप यहाँ से शुरू करते हैं। ये बहुत आपने अच्छी बात कर दी 1% क्लब की। अब हम्म, आप सभी लोगों को जानते हैं 1% क्लब वालों को। पहले हम्म। मुझे बताइए, ताकि देश के लोग भी जानें कि उद्योग में, बिज़नेस में, इंडस्ट्री में हमारे 1% क्लब के लोग कौन हैं? 5 लोगों के नाम बताइए। अरे 5 लोग हैं ना, 25। अरे आपको मालूम है कि 1% क्लब में नहीं, नहीं, हमारे 5? दर्शक भी जाने, 5 लोगों के ही भाई नाम हम सब में फील्ड में लेते हैं। सारे बड़े लोग, अडानी है, अंबानी है, बिरला जी हैं, गोयनका जी है, ये सब 1% क्लब ही तो है ये, और क्या है? टाटाज़ है। टाटाज है। हुँ, हुँ। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, सब 1% क्लब है, और क्या है? तो अब हम इनको 1% अपराधी क्लब माने? मतलब विस्तार होगा। नहीं, क्यों उनको क्या माने? अपराधी माने? नहीं, क्यों मानेंगे अपराधी? मैं तो हुँ, उनको हुँ, सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ। हुँ। क्योंकि जो हिंदुस्तान का आम हिंदुस्तानी है ना, वो ऐसे समझता है कि ये जो 1% क्लब है, वो हम्म। हमारा माल खा रहा है सारा, और हम उनकी वजह से दुखी हैं। इसी सोच की वजह से वो दुखी है। मैं एकदम उसका उल्टा सोचता हूँ। घनघोर कैपिटलिस्ट माइंड से मैं कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इनकी वजह से गरीब हूं, वो सिर्फ अपनी वजह से गरीब है। मुझे इस प्रश्न का जवाब कभी किसी ने नहीं दिया कि आप अपनी गरीबी दूर करने के लिए आपने अपना क्या प्रयास किया है, बताइए। आप केवल ये सोचते रहे कि फलाने जितने अमीर हैं और हम गरीब हैं, उनकी वजह से, ये सोच आपको हमेशा गरीब रखेगी। उसी लिए आप काम नहीं कर पाते, क्योंकि आप ये हमेशा सोचते थे ये तो उनका काम है, वो करेंगे, हमारे लिए हम करेंगे। इस थिंकिंग को बदलिए, वरना मुझे कोई देश काल बताइए 10,000 साल पहले का भी, जब ये सोच न रही हो। इस थिंकिंग में ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं सारे उद्योगपतियों का सम्मान करता हूं, मैं आप किसी तो को गलत पूरी नहीं हमारी मानता। जो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल सोशलिस्ट सोच है, उसी के खिलाफ चल रहा है। नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं चल रहा हूं। पॉलिटिकल सोशलिस्ट सोच मुझे लगता है कि ओवर डेमोक्रेसी के कारण है। हाँ, ये भारत में, मतलब ये शायद बहुत लोग मेरी आलोचना करने लगेंगे कि इंडिया ओवर डेमोक्रेटाइज हो गया है। हर अभी आदमी तो का अपना पूरी एक पॉलिटिकल ओपिनियन है। बहस चल रही है कि डिक्टेटरशिप हो रही है और आप ओवर डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। मुझे तो इसमें ओवर डेमोक्रेटाइज भी लगता है। हर चीज में आपको अपना व्यू रखना है। इसलिए भी मुझे लगता है इसमें परेशानी है। वैसे ही जून का महीना आते-आते हम है ना सारे डिक्टेटर ढूँढने लगते हैं। कौन अघोषित इमरजेंसी लगाता है, कौन घोषित इमरजेंसी लगाता है, किसका व्यवहार डिक्टेटर जैसा है। क्या होता है ना विजय जी, ये मंथन का या संक्रमण काल चलता रहेगा कि राजनीति एक धंधा बन गया है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। ये संक्रमण काल की बहसें हैं। इन बहसों से क्या निकलेगा, आप सोच के देखिए। हर दौर में ये बहस हमने सुनी है। जब 2014 में ये रिजीम आया था, उसी दिन कुछ लोगों ने कह दिया था कि अब तो हम देश छोड़ के चले जाएंगे। है क्या कोई?
उनकी वेल्थ देख लो जाके 5 गुना हो गई होगी। और जो जो ये लोग बोल रहे गए हम सोच रहे हैं कि वो नहीं जाते तो शायद कुछ ठीक हो जाता देश का हाल। हैं। उनकी वेल्थ चेक कर लो आप, हाँ, वही 5 तो गुना कहा। हो गई। तो समस्या ये है ना कि वो ये दौर की बातें हैं। पॉइंट मेरा ये है कि मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे बिजनेस को ग्रो कराने वाले में समस्या है। ये मेरे हिसाब से समस्या हो सकता है, उनके हिसाब से ना हो। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। डेटा सजेस्ट नहीं करता कि अच्छा, धंधा ऐसा सही भी चल रहा मान सकते हैं क्या कि जो 1% के क्लब हैं, है। वो हर फील्ड के अलग-अलग हैं, यस, यस। है ना? नहीं, और वो 1% के जो क्लब्स हैं, वो सब मिल-जुल कर एक क्लब बना हुआ 1% का। क्या ऐसा बिल्कुल कह सही। सकते हैं? बिल्कुल एकदम सही। 1% का एक फेडरेशन है। फेडरेशन कह लें, हाँ, क्लब्स हाँ, का और फिर फेडरेशन है। 1% क्लब का एक क्लब जो सबसे बड़ा क्लब है वो फेडरेशन है। उसके बाद हर इलाके के 1% क्लब है और वो सब आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। कोऑपरेट करते हैं। उसमें, हाँ, उसमें राजनीतिक भी शामिल है, उसमें उद्योग भी शामिल है, उसमें खिलाड़ी भी शामिल है, उसमें लेखक भी शामिल है, उसमें फिल्मकार भी शामिल है। किसी भी क्षेत्र का सफलतम व्यक्ति उस 1% क्लब का सदस्य है और वो हुँ, सबका फिर एक फेडरेशन है। और चलिए उस तो आप क्लब की थोड़े-से सदस्यता बचाए रखने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और जोर लगा विचारधारा साइड में गई। 1% मतलब क्लब इज 1% की विचारधारा है, 1% क्लब की विचारधारा है। एकमात्र अकेली सच्ची विचारधारा वही है, बाकी सब झूठ है। चलिए 5 नाम कुछ और बताइए। आपके एक और मित्र हैं मुंबई वाले, मुंबई के लोग जो बॉलीवुड में हैं। तो मुझे हाँ। 5 नाम बताइए 1% क्लब वाले। अरे अरे लोगों को थोड़ा-सा इसी में ज्ञान मिलेगा। भाई, हम लोग भी इसी में बॉलीवुड खुश हो पे जाएँगे। आप यश चोपड़ा फैमिली लीजिए, जौहर फैमिली लीजिए, यहाँ पे उसको बोला जाता है कि जुहू वर्सोवा गैंग या बांद्रा वर्सोवा जी। गैंग कह लीजिए आप। हाँ, हाँ। अब फिल्म इंडस्ट्री के भी 3 कैंप हैं। एक बहुत बड़े जो ए क्लास जिसमें करण जौहर, यश चोपड़ा, इस टाइप के, शाहरुख खान वगैरह लोग आ गए। ये एक बड़ा क्लब है। बिग बी आ गए, अमिताभ बच्चन हाँ, जी। वो है। फिर दूसरा एक क्लब आता है जो उससे नीचे वाला है, बी कैटेगरी के लोग हैं वहाँ पे। तो वो थोड़ा बड़ा क्लब है, उसमें भी लोग पिक्चरें बनाते हैं, काम करते हैं, एक्टर हैं। फिर एक जनरल क्लब, मास, जिसमें सब तरह के लोग, कलाकार भी हैं, गायक भी हैं, सब अच्छा, हैं। इसमें बॉलीवुड में वो लोग भी अब तो 1% क्लब में आ गए हैं जो अभी तक एक ज़माने तक कम्युनिस्ट शेरो शायरी सुनाते थे, कम्युनिस्ट फ़िल्म हाँ, भी नहीं, बनाते थे। प्रयास हमारा क्या है? उस क्लब में जाना। उस क्लब में जाने के लिए मैं कुछ भी करूँ, मैं कम्युनिस्ट बन जाऊँगा, मैं सोशलिस्ट बन जाऊँगा, मैं कैपिटलिस्ट बन जाऊँगा। आप जैसी कहो मैं वैसी फ़िल्में बनाऊँगा। मेरा लक्ष्य उस क्लब में एंट्री लेना है। देश में कई शहरों, आपके दिल्ली में भी ऐसे कई क्लब होंगे जहाँ मेंबरशिप मिलती नहीं, 10-10 साल की वेटिंग है। उस क्लब की एंट्री के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सर अभी तक तो हम जिमखाना क्लब की वो बहस पर चल रहे हैं, वो भी 1% वाला ही क्लब है मेरे ख्याल से, यस, जिसको बंद करने यस, में लगे हुए हैं बहुत सारे लोग। और जो बिल्कुल 1% के 1% लोग हैं वो सब एकजुट हो गए हैं, अलग-अलग विचारधारा वाले, अलग-अलग सब सरकारों एकजुट वाले, हैं। अलग-अलग ग्रुप्स वाले, वो जुडिशरी में हैं, वो आर्मी में हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो पॉलिटिक्स में हैं, सब लोग मिलके उस राष्ट्र को बचाने में लगे हुए हैं जिमखाना के। हाँ, तो मैं यही तो आपको बता रहा हूँ इतनी देर से कि आप ब्यूटी देखिए आप उस 1% क्लब की। सब एक हैं उसमें। कहानी, कविता, गीत जो भी सुना रहे हो आप, उस 1% के लिए सब एक हैं, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा वहीं पे है। अच्छा, एक और 1% क्लब बताइए पॉलिटिशियंस का। मतलब ये इसको हम पैसे के हिसाब से नहीं देख रहे, पावर 1% तो मतलब पावरफुल है ना, देखिए, मैं पॉलिटिशियन उसको वाला जो पैसे के हिसाब से 1% क्लब है, उसमें आप सीधे-सीधे मान के चलिए कि जो सत्ता में है पावर में वो उसका है ही। परमानेंट मेंबर है। हाँ, वो आदमी बदल जाएगा लेकिन वो एक सीट परमानेंट है जो सत्ताधारी है। वो तो पदेन जिसे कहते हैं हम लोग। पदेन, ना वो क्या, एक्स ऑफिशियो बोलते हैं शायद, कुछ ऐसा हाँ, कुछ है। एक्स ऑफिशियो जो है। वो परमानेंट मेंबरशिप है वहाँ की। उसके बाद जो अलग-अलग रीजनल पार्टी, छत्र पार्टियों के हेड हैं, वो सब उस 1% क्लब के मेंबर हैं। वाह! हे वाह! फिर बीच में जो लोग आते-जाते रहते हैं, तो जो एक बार एंट्री मान लो मिल गई उसको, तो वो उसको बचाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाता है, कि जाने ना पाए गुरु किसी भी तरीके से। वो चलता रहता है। तो ये अच्छा आपके पॉलिटिकल में है, दिल्ली में 1% क्लब है, बढ़िया एकदम, मस्त। चलिए, तो एक एक और बता दीजिए आप, वो आपके घर का है। हुँ। वो है जो हमारे साहित्यकार, पत्रकार, कवि, मीडिया ग्रुप, मीडिया हाउस है। तो इनके 5 नाम मुझे और बताइए ताकि देश को थोड़ा पता नाम चले। पूछ के ना मुझे, अपनी बिरादरी के नाम तो मैं क्यों बताऊँ? आप सब जानते हैं, दर्शक जानते हैं कि पत्रकार और कवि, पत्रकार मतलब जो भी लोग लेखक, लिटरेरी वर्ड में हैं,
जिन्हें हम लोग सरस्वती की देखिए कृपा वाले लोग मानते हैं, देखिए उन पर उसमें लक्ष्मी आप की कृपा वाले लोग कौन हैं? 10-20 जो आपको नाम उसमें दिखते होंगे, नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता कि बहुत नेम कॉलिंग हो जाएगी उनकी। अगर आप मान लीजिए 20 लोग आपके ज़हन में आते हैं कि ये लोग बहुत बड़े हैं, वो भ्रम है। उसमें से 4 ही 5 हैं उस क्लब के मेंबर। ये 15 खाली देखने के लिए हैं। उनको ऐसा ल गलतफ़हमी हो सकती है कि वो उस क्लब के मेंबर हैं, वो नहीं है। उसमें से अच्छा, सिर्फ़ 4-5 हैं। उसमें से 4-5 हैं। यस। मीडिया में हम लोगों को तो बहुत बार गलतफ़हमी हो जाती है ना कि अगर मैं एक नेताजी से मिलके इंटरव्यू करके आया, मुझे लगता है कि अब तो मैं कभी फ़ोन करूँगा, तो वही उठाएँगे। ये गलतफ़हमी हमारे यहाँ पत्रकारों में बहुत होती है। उस पूरे स्पेस में 4-5 होंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं है। और वो आप जानते हैं, इसलिए मैं नेम कॉलिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी बिरादरी के लोग हैं, तो उनको नाम नहीं ले रहा हूँ। इंडस्ट्री में चूँकि अडानी-अंबानी नाम दुनिया लेती है, तो हमने भी ले लिया, उसमें कौन-सा हम हाँ, तो अलग मतलब काम इसको थे। यूँ कहें कविता के हिसाब से कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। लेकिन यस, मैं हूँ क्लब बिल्कुल। नंबर 1 का मेंबर। यस, यस, 100% कोई शक नहीं इसमें। वो एकदम मेंबर हैं और उस मेंबरशिप को बनाए रखने के लिए आई विल डू एनीथिंग। लेकिन आप ये ये एश्योर कर रहे हैं जो असली सवाल है, मैं जहाँ से हमने बहस शुरू की थी कि जो हुँ, 90% लोग हैं, मेरी चिंता तो उनके साथ रहती है क्योंकि मैं तो उसमें 1 में आने वाला नहीं। मैं तो सोचता था कि देखिए दीनदयाल उपाध्याय कभी सोचेंगे आखिरी पंक्ति में जो आखिरी आदमी बैठा है उसका भी नंबर आएगा। हाँ, तो लाइन आप मेरा उधर से नंबर शुरू करा आएगा, दीजिए ना। एक फ़िल्म में चलता था डायलॉग ये मेरा नंबर आएगा। तो ये हुँ, मेरा नंबर आएगा? जो आखिरी देखिए पंक्ति में बैठा आदमी। अमिताभ बच्चन जी का उदाहरण मैं दूँगा। वो बच्चन साहब कहते हैं कि जहाँ से मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहीं शुरू होती है। तो आप उधर से गिनती करवा दीजिए ना पीछे साइड से। आप नंबर 1 पे आ जाएँगे। 90% आपने ये लोग लाइन दे दी कि जो 1% लोग हैं, वो हुँ, अमिताभ बच्चन की इस लाइन के लिए हैं, कि जहाँ से वो खड़े होते हैं, वहाँ लाइन से वहीं से लाइन शुरू शुरू होती यस, लाइन वहीं यस से शुरू होती कोई शक नहीं इसमें। और मैं तो ये सलाह दूँगा कि 90% लोगों को मतलब सीरियस नोट पे और ईमानदारी से उस 1% क्लब के लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और एक बता देता हूँ आपको, बहुत नेम कॉलिंग आप करा रहे हैं मुझसे। ये जितने लोग आईएएस बनना चाहते हैं, देश भर के, क्यों बनना चाहते हैं आप? देश सेवा हाँ, के लिए। वो भी नंबर वो 1% क्लब की मेंबरशिप एकदम गारंटीड है, यूपीएससी क्लियर करो 1% में आ गए आप। तो हम आईएएस नहीं, वो बनेंगे हम राष्ट्र की सेवा के लिए लगे रहते हैं। ठीक है, हमारे हमारे 1% क्लब में पहुँचने से राष्ट्र सेवा हो रही है तो हो जाए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वो लोग गलत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बट वो राष्ट्र 1% विरोधी क्लब नहीं है। हाँ, नहीं, नहीं अभी आपने राष्ट्र तो कहा कि विरोधी जो है, 1% लोग हैं, वो 1% सम्मानित है। वाले जो लोग हैं, वो राष्ट्र को ही तो सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र को ही तो आगे बढ़ा मैं रहे हैं। वो सम्मानित व्यक्ति हैं और मैं उन सबका सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो 1% क्लब पहुँचना आसान नहीं है। हड्डी तोड़ मेहनत करी तब यूपीएससी क्लियर हुआ है। 1% क्लब की एंट्री के लिए आपके पास एक रास्ता है गरीब आदमी के लिए। 90% लोग क्यों नहीं कोशिश करते यूपीएससी की? करिए, राज्य स्तर के 1% क्लब में चले जाइए, पीसीएस निकालिए। तो प्रयास करने के बहुत 1% क्लब की एंट्रीज बहुत हैं। आप चाहे जुडिशरी से 1% क्लब में जाएँ, कविता सुना के जाएँ, कहानी लिख के जाएँ, पिक्चर बना के जाएँ, राजनीति करके जाएँ, एमपी, एमएलए बन के जाएँ। रास्ते हज़ार हैं, करते क्यों नहीं आप? व्यापार करके जाइए। अब जैसे अपने यहाँ स्टार्टअप में बहुत सारे लोग हैं। हाँ, आए। स्टार्टअप में वो भी बनाया तो उन्होंने हुँ, एक बार एंट्री हो गई 1% क्लब में 1 डेढ़ लाख करोड़ का मार्केट कैप हमने हासिल कर लिया। दिक्कत क्या है मुझे? एक बार मैं जी तोड़ मेहनत करके आंदोलन करके सीएम बन जाऊं खाली, किसी भी छोटे से स्टेट का। एंट्री हो गई 1% क्लब में। अब अपना जीवन आराम से चलेगा। ऐसी अब छोटी-सी मेरी हर स्टेट में बात बैठा लोग हूँ मैं सुनेंगे। अभी। ऐसी छोटी-सी स्टेट में बैठा हूँ अभी मैं। हाँ, अब बिल्कुल आपके पास भी ये मौका है। तो बंगाल में देखिए ना अभी आप चलिए बंगाल का तो बात कर सकते हैं। बंगाल में हाँ, इतना बंगाल ज़्यादा का ये बताइए आप कह रहे थे कि बंगाल में ये सब झगड़ा हुआ 1% तक पहुँचने क्लब में पहुँचने के लिए। एग्ज़ैक्टली भाई बंगाल में सत्ता बदल गई। अब वहाँ सारी जो ममता दीदी के सांसद, विधायक हैं सब उथल-पुथल में हैं, कि यार अपना कैसे काम चलेगा? तो अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, अपनी मेंबरशिप बचाए रखने के लिए और उस 1% क्लब में शामिल हो जाने के अभी देखिए वो हट गया एकदम से 1% क्लब उनका टूट गया। तो अब आपको उसमें बने रहने के लिए पार्टी फिर से बदलना पड़े, अपनी पुरानी पार्टी छोड़ना पड़े, क्यों नहीं छोड़ेंगे? विचारधारा से क्या लेना-देना? विचारधारा थोड़ी एमपी बनाएगी आपको। आप लिए बैठ रहे हो हुँ, विचारधारा। तो वो सब सोच रहे हैं कि भाई हमें अपने अपने फ़ायदे को देखना अपने देखिए एक ये फिलॉसफिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जो दर्शक सुन रहे हैं गंभीरता से समझें। आपकी बात तभी सुनी जाएगी जब आपके हाथ में माइक होगा।
वरना आपकी बात आपके 20 फुट कमरे से बाहर नहीं जा पाएगी। तो जो पेडेस्टल चाहिए अपनी बात सुनाने के लिए आपको, वही जो प्लेटफ़ॉर्म पेडेस्टल है, चाहिए, जो प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। उसी की सारी जद्दोजहद है। और मतलब आपके पास कुछ है नहीं, तो आप दूसरे की हेल्प कैसे करोगे? बातों से खाली। कुछ होना भी तो चाहिए हेल्प करने के लिए। इसलिए सारे प्रयास करते, इसको हमेशा पॉजिटिव नोट में देखना चाहिए कि 1% क्लब इज़ अ जी, वेरी पॉजिटिव थिंग कि आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले आप उस क्लब में जाओ भाई, तभी कुछ कर हाँ। पाओगे, ऐसे कैसे कर अभी कोई पाओगे? पहले खुद तो बन जाओ, फिर कुछ करेंगे। भाई ये बात वो ठीक है। डायलॉग उसमें वो था ना, वो रामानंद सागर वाली रामायण में तो बोलता था ना, एक भिखारी दूसरे भिखारी से करे मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। तो ये बहुत गंभीर सेंटेंस है ये। मैं इसको जब भी सोचता हूँ मुझे लगता है यार, बात तो बड़ी गंभीर कही उसने। आपको पहले कुछ होना चाहिए ना दूसरे की मदद करने के लिए। आपके पास कुछ नहीं है, आप दूसरे की मदद करने के लिए उतावले हो। तो चलिए सर, लेकिन मुझे ये तो बता दीजिए, मान लीजिए किसी प्रोग्राम में आजकल कभी-कभी कोई बुला लेता है, कोई प्रवक्ता ने पूछ लिया कि इतनी बातें करते हो, मुझे बताइए ये ट्रिलियन में ज़ीरो कितने होते हैं? तो फिर क्या करूँगा मैं? उनसे बोलिएगा आप कि आप पहले एक की चिंता करिए, ज़ीरो गिन के कुछ नहीं होगा, कई लोग गिन-गिन के कुछ नहीं पाए, आप जो एक जोड़ जान लो। गए जो जान गए कितनी ज़ीरो हैं, वो नहीं बनते, जिनको पता ही नहीं हो कि कितनी ज़ीरो होनी चाहिए, वो बन तो जाते हैं। वो उन्होंने एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को हासिल करिए, ज़ीरो अपने आप लगते रहेंगे। आप चल पड़िए, कारवां बन जाएगा। तो ज़ीरो कितने ट्रिलियन में ज़ीरो, बिलियन में ज़ीरो है, फिर 100 में कितने, इसका जान के कुछ फ़ायदा नहीं है। ओहो! एक, एक ओंकार, एक वहीं पे काम ओंकार, एक नाम जपो। एक चलिए, ये तो बड़ा मंत्र आपने दे दिया। हालाँकि मैं आपने जहाँ से प्रोग्राम शुरू किया था, वो आपने मेरी पूरी विचारधारा को ही बदल दिया। आपने भगवान विष्णु का वो सुनाया हाँ, किस्सा, और हाँ, मैं समझता था कि मेरे पिताजी मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं। क्योंकि मैं जब घर हुँ, में सोफ़े पर सोया रहता था, तो वो हमेशा हुँ। कहते थे, "ये देखो भगवान विष्णु के अवतार हैं, शेषनाग पे सोए रहते हैं।" वो आपको बार-बार ये याद दिलाते थे कि लक्ष्मी जी की आप की चिंता ज़्यादा करें, सोते न रह जाएँ। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने ज्ञानवर्धन किया हमारे को। देखते हैं हम 1% क्लब में किस लाइन से कहाँ पहुँचते हैं। लेकिन देश के लिए ये किसी भी लाइन से पॉज़िटिव पहुँच नोट सकते की बात है। हैं। यस, यस, यस। बिल्कुल पॉज़िटिव, इसको दर्शकों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि आप गंभीर। स्वयं प्रयास करें, क्योंकि कोई दूसरा आपकी मदद करने नहीं आएगा, आप खुद प्रयास करिए। चलिए, इसी के साथ आज खत्म करते हैं इस बातचीत को, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप भी जिस क्षेत्र में हैं, जिस फ़ील्ड में ना, उसके 1% क्लब में शामिल हो जाएँ। नीरज जी के मंत्र को समझ जाइए। प्रणाम।